हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। टॉपिक आपके सामने है वैदिक एज। लास्ट टॉपिक हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा था एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और आफ्टर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नई सभ्यता, एक नई सिविलाइजेशन प्रकाश में आई, लाइट में आई। और इस सिविलाइजेशन की खासियत थी कि एक रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों से। क्योंकि आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलती है, और वैदिक एज की जानकारी हमें लिटरेरी सोर्सेस यानी वेदों से मिलती है। वेदों में जिन लोगों की जानकारी मिलती है वो आर्य कहलाते हैं, आर्यंस कहलाते हैं, और इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हम आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वेद 4 है, और कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, और सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद है, सूत्र साहित्य यानी वेदांग है, स्मृति ग्रंथ है। इन सभी को हम ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट्स में बांट सकते थे हैं हम वैदिक एज को। कौन कौन से 2 पार्ट्स? यानी ऋग वैदिक एज और सेकंड आपका लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, क्योंकि इस टाइम की जानकारी हमें केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। 1500 बिफोर क्राइस्ट, 1000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में है। इस वजह से जब हम ऋग्वेद के ऊपर डिपेंड है इस टाइम को लेकर, और ऋग्वेद का टाइम पीरियड 1500 से स्टार्ट है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में है। और लेटर वैदिक पीरियड जो है, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट के बीच में है, और इस वजह से इसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज, क्योंकि इस टाइम की जानकारी हमें ऋग्वेद के अलावा बाकी जितना आपका ब्राह्मण लिटरेचर है, वैदिक साहित्य है, उससे इसकी हमें जानकारी मिलती है, चाहे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। आपने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखने का एक कारण था कि उसकी जानकारी सिर्फ एक ही एविडेंस से मिलती है, एक ही टाइप के एविडेंस से मिलती है, और वो टाइप है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत। और वैदिक एज की जानकारी हमें केवल और केवल लिटरेरी सोर्सेज से मिलती है, साहित्यिक सोर्स से मिलती है, और वो साहित्यिक सोर्स आपने अभी देखा, वेदों को हम बोल सकते हैं वो साहित्यिक सोर्स। तो वेदों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो वैदिक कल्चर जो है, वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक काल जो है, जिसको हम 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट के बीच में रखते हैं, उसमें हमें जानकारी मिलती है आर्यंस के बारे में। और आर्यंस कौन है, कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके ओरिजिन को लेकर एक बिग क्वेश्चन मार्क माना जाता है, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स जो है अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं आर्यंस को लेकर। इसको हम देख लेते हैं। ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो ओरिजिनल होम आर्यंस का कौन था? तो बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि आर्य लोग इंडिया की ही मिट्टी से संबंधित थे, भारत से ही संबंधित थे, जबकि बहुत से स्कॉलर ये मानते हैं कि वो इंडिया के आउटसाइड से आए थे। द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस still remains a controversial point. Some scholars believe that the Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that the Aryans were migrated from outside. तो कुछ मान रहे हैं कि भारत से ही संबंधित थे, और कुछ मानते हैं कि बाहर से आए थे, और इस वजह से हम देखते हैं आउटसाइड यानी सेंट्रल एशिया से आए थे, या यूरोप से आए थे, या फिर आर्कटिक रीजन से आए थे। तो अलग अलग हिस्टोरियन, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो आर्यों का ओरिजिनल होम क्या था उसको लेकर विवाद है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये स्कॉलर्स के बीच में।
और खासकर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव दैट द आर्यन आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ज़्यादातर स्कॉलर्स जो है इस बात को मानते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, इंडिया के बाहर से आए थे। और क्या पॉइंट है कि ज़्यादातर स्कॉलर्स जो है ये मानते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से सेंट्रल एशिया यानी एशिया माइनर से आए थे और 2000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में अलग अलग वेव्स में वो आते रहे भारत में, अलग अलग दलों में बंटकर भारत में आते रहे। और टाइम पीरियड उसका हम जो है 1500 बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट मांगते हैं। तो मेन इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक है बोगस कोई अभिलेख। और बोगस कोई अभिलेख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वापस जो है हम वहीं चले जाते हैं, द ओरिजिनल अबॉर्ड ऑफ द आर्यंस। तो अलग अलग स्कॉलर्स जो है अलग अलग मान्यता देते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं कि आर्य लोग कहाँ से संबंधित थे। तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है डॉक्टर अविनाश चंद्रा। तो फेमस स्कॉलर डॉक्टर अविनाश चंद्रा, इनका मानना था कि आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र से संबंधित थे, सप्त सिंधु रीजन से संबंधित थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस स्कॉलर के द्वारा ये मान्यता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, किस स्कॉलर के द्वारा ये मान्यता है कि आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा आपने। तो डॉक्टर अविनाश चंद्रा का मानना है कि आर्य लोग सप्त सिंधु रीजन से रिलेटेड थे, सप्त सिंधु क्षेत्र से संबंधित थे। सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा था इसके ऊपर डिस्कस जो हम आगे करेंगे। गंगानाथ झा, इनका मानना है आर्य जो है ब्रह्म ऋषि जो रीजन है वहां से संबंधित थे। ब्रह्म ऋषि रीजन यानी आजकल का हरियाणा, आजकल का पंजाब, आजकल के पाकिस्तान वाला पंजाब, इस रीजन को ब्रह्म ऋषि देश माना गया है। और गंगानाथ झा का मानना था कि आर्य लोग इस रीजन से संबंधित थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्रा का मानना है कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर वाला जो हिस्सा है वहाँ से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक, फेमस फ्रीडम फाइटर, इन्होंने फेमस बुक लिखी है इसके ऊपर और वो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि आर्य लोग आर्कटिक रीजन से आए होंगे। आर्कटिक रीजन यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से संबंधित आए होंगे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मंतव्य है। इससे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर LD कल, इनका मानना था कि आर्य लोग कश्मीर और या फिर हिमालयन रीजन से रिलेटेड रहे होंगे, ऐसा डॉक्टर LD कल का मानना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फेमस बुक लिखी है आपके सामने है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने जानकारी दी है कि आर्य लोग तिब्बत से आए होंगे, ऐसा मानना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तिब्बत या पामीर का पठार बोल सकते हैं, प्लेटू ऑफ पामीर के नाम से जान सकते हैं हम इसको। मैक्स मूलर की थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जर्मनी के फेमस स्कॉलर है मैक्स मूलर, जिन्होंने फेमस बुक लिखी है कौन सी, द सेकर्ड बुक्स ऑफ द ईस्ट। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्य लोग सेंट्रल एशिया से रिलेटेड थे। और बैंडस्टीन जो है, इनका मानना है कि आर्य लोग यूराल पर्वत वाले हिस्से से आए थे। यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, जो कि एशिया और यूरोप के बीच का हिस्सा है, और इनका मानना है कि आर्य लोग वहाँ से आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, जैसे कि ज़्यादातर स्कॉलर्स इसी में बिलीव करते हैं, तो वो रूट आप देख सकते हो मैप पे कि आर्य लोग ब्लैक सी के पास वाले, कैस्पियन सी के इस वाले हिस्से से होते हुए इंडिया में आए होंगे, और या फिर इस वाले हिस्से से इंडिया में आए होंगे। तो ऐसा रूट जो है वो माना जाता है सेंट्रल एशिया का। अब ये देख लेते हैं कि ये जानकारी या ये मंतव्य मैक्स मूलर और ज़्यादातर स्कॉलर्स के दिमाग में कैसे आया कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। तो इसका सबसे फेमस कारण माना जाता है बोगस कोई अभिलेख, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं
बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, और ये एशिया माइनर यानी मध्य एशिया से संबंधित है। प्रेजेंट का जो तुर्की है वहाँ पर एक फेमस प्लेस है बोगस कोई, यहाँ पर 1400 बिफोर क्राइस्ट का हमें एक इंस्क्रिप्शन यानी एक अभिलेख मिलता है, लिखा हुआ खुदा हुआ लेख मिलता है, और इस लेख में 4 ऋग्वैदिक काल के देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंद्र का नाम मिल रहा है, वरुण का नाम मिलता है, मित्र का नाम मिलता है, नासत्य का नाम मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग प्रूव करने की कोशिश की है मैक्स मुलर ने कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। इसके लिए उन्होंने मेन जो लॉजिक दिया है वो है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, और उससे ज़्यादातर इतिहासकार एग्री हैं, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि ज़्यादातर हिस्टोरियन इसके साथ में हैं। आगे बढ़ते हैं। बोगस कोई जगह को आप मैप में देख सकते हो, यानी मध्य एशिया में स्थित है, तुर्की में स्थित है। ऊपर आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, नीचे मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ऐसा ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत हो रही है वैदिक लिटरेचर की, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट के बीच में। और वैदिक लिटरेचर जो है इसमें सबसे पहले पार्ट है संहिता का, या जिसे हम बोल सकते हैं वेदास। दोनों में क्या डिफरेंट है, संहिता और वेदों में क्या डिफरेंट है? तो सभी चारों वेदों को हम कॉमनली संहिता बोल सकते हैं, लेकिन जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो उसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों पार्ट में देख लेते हैं, लेकिन जब उनको कॉमनली बोलते हैं तो वो संहिता कहलाता है। और ये चारों वेद गूढ़ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। आम लोगों को ये समझ में आए तो चारों वेदों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसके ऊपर बुक्स लिखी गई, जिसको वेदों के बाद हम बोलते हैं ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मण टेक्स्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जानते हैं। और चारों वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसमें कोशिश की गई है वेदों को एक्सप्लेन करने की, शुरुआती कोशिश। और बाद में जब और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया तो वो कहलाए गए आरण्यक। तो सभी वेदों के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। और जब एक एक मंत्र के ऊपर ऋषियों ने, शिष्यों ने डिस्कशन किया, काफ़ी डीप में चले गए, बहुत गूढ़ बातों तक पहुंच गए, तो वो कहलाते हैं उपनिषद। तो चारों वेदों के उपनिषद हैं। तो ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी के सभी जो है एक्सप्लेनेशन वाले बुक्स हैं, यानी है वैदिक साहित्य ही, लेकिन इसमें व्याख्या मिलती है हमें वेदों की। तो ये सभी के सभी वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो वैदिक लिटरेचर जो है इसको कई नामों से जाना जाता है, वेदों को कई नामों से जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है वेद का? तो हम बोल सकते हैं ज्ञान कहा जाता है वेद को। तो इस वजह से वेद का वर्ड मीनिंग है ज्ञान। इसको श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा वेदों की रचना नहीं हुई, वेदों की रचना की गई है ईश्वर के द्वारा, ऐसी मान्यता है। यानी मान्यता यह है कि ईश्वर ने स्वप्न की अवस्था में ऋषियों को वैदिक ज्ञान दिया, और उन ऋषियों ने उस ज्ञान को आगे अपने शिष्यों को दिया, और उन शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया। तो याद रख के इस प्रकार की परंपरा लगातार चलती रही। इस वजह से इसको टू हियर या फिर इसको हम श्रुति के नाम से जानते हैं। और किसी व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जाता वैदिक साहित्य लिखने का, इस वजह से इसको अपौरुषेय कहा जाता है कि एक ईश्वरीय ग्रंथ है, किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है। इस वजह से इसको अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। और हमने देखा कि ऋषियों ने अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया, शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया, और उन शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया। तो ये परंपरा कंटिन्यू चलती रही। तो इस वजह से वेदों को नित्य के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदों को ज्ञान, श्रुति, अपौरुषेय और नित्य के नाम से भी जाना जाता है। उससे आगे है वेद। वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद वर्ल्ड में सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे पहली बुक वर्ल्ड की ऋग्वेद ही मानी जाती है। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें
आर्यों के रिलीजन के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आर्यों के सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आर्यों की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आर्यों के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेन सोर्स जो है आर्यों की हिस्ट्री के बारे में जानकारी का वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अलावा बाकी जो वेद है उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शामिल है। और ऋग्वेद जो है सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो टाइम है वैदिक एज में वो ऋग्वैदिक एज है। और ऋग्वेद जो है इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं जिसको हम मंडल के नाम से जानते हैं। मंडल इसके चैप्टर को नाम दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण के चैप्टर्स को कांड के नाम से जाना जाता है, जैसे सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। वैसे ही हम ये देखते हैं कि महाभारत के जो चैप्टर है उसको पर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे रामायण में 7 चैप्टर्स है, 7 कांड है, महाभारत में 18 पर्व है, जैसे कि हम भीष्म पर्व देख रहे हैं, शांति पर्व देख रहे हैं। तो महाभारत के चैप्टर्स का नाम पर्व है, रामायण के चैप्टर्स का नाम कांड है। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, उसके 15 चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं 15 अधिकरण। तो अर्थशास्त्र के चैप्टर जो है वो अधिकरण के नाम से जानते हैं। और वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ऋग्वेद के जो चैप्टर हैं वो मंडल के नाम से जाने जाते हैं। और ऋग्वेद में टोटल जो है कितने मंडल हैं, तो हम बोल सकते हैं ऋग्वेद में मंडल्स की संख्या जो है वो 10 है, 10 मंडल हैं। और 10 चैप्टर 10 मंडल कहलाते हैं। और उसमें 1028 जो है वो सूक्त है और 10,580 जो है इसमें मंत्र है। यानी ऋग्वेद के 10,580 मंत्र जो है वो 1028 सब्जेक्ट्स में यानी विषयों में बटे हुए हैं। और एक सब्जेक्ट को, एक विषय के मंत्रों को हम एक सूक्त के नाम से जानते हैं। और वो सूक्त 10 चैप्टर यानी 10 मंडलों में बटे हुए हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं 10,580 मंत्र, 1028 सूक्ताज और 10 जो है वो मंडल है, यानी 10 चैप्टर है ऋग्वेद में। और अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऋग्वेदा। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद ही नहीं, शुरुआती जो 3 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इन तीनों को ज्वाइंटली जो है हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं, वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में ये बहुत बार देखा होगा त्रयी और वेदत्रयी से संबंधित, क्योंकि शुरुआती 3 वेद जो है काफ़ी टाइम तक ऑथेंटिक माने जाते थे। और अथर्ववेद जो है चौथा वेद वो काफ़ी बाद में लिखा गया था और उसको उस दौरान जो है वैदिक लिटरेचर की जो कैटेगरी है उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए मूल वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद माने गए। इस वजह से उसको वेदत्रयी या त्रयी कहा गया। और बहुत बाद में जाकर अथर्ववेद को वैदिक साहित्य की कैटेगरी में शामिल किया गया। लेकिन जब हमसे वेदत्रयी या त्रयी पूछा जाता है तो आपको अथर्ववेद को छोड़कर शुरुआती तीनों वेद ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ऋग्वेद के। और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने आपको अभी बताया कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 जो है वो मंत्र हैं। और ख़ास बात ये है कि ऋग्वेद में पहला और 10वां जो मंडल है वो काफ़ी बाद में जोड़ा गया होगा, ऐसी मान्यता है। और सबसे मेन जो है दूसरे से 7वां जो मंडल है वो माना जाता है, क्योंकि दूसरे से जो 7वां मंडल है उसको वंश मंडल कहा जाता है या फिर उसको गोत्र मंडल कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि एक ही वंश के ऋषियों को इस प्रकार का उपदेश दिया गया था और उनके द्वारा ये संकलित है। इस वजह से दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक के हिस्से को जो हम वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। और इसी को जो है सबसे पुराना पार्ट भी माना जाता है ऋग्वेद का। और पहला और 10वां ये माना जाता है कि बहुत बाद में जोड़ा गया था। और इस वजह से आपने यहाँ पे देखा कि दूसरे से 7वां मंडल जो है उसको गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से या कुल मंडल ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि 8वां जो मंडल है ऋग्वेद का उसमें हमें ऋषि कन्याओं की जानकारी मिलती है। बहुत से ऋषि कन्याओं का वर्णन है 8वें मंडल में। और 9वां मंडल जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आर्यों का फेमस पेय तो जो था उस जिसे हम बोलते हैं सोमरस,
उसकी जानकारी मिलती है। सोम रस से रिलेटेड जो उसमें 100 से ज़्यादा हमें मंत्र मिलते हैं, इस वजह से उसको हम सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट हुआ है कि सोम मंडल ऋग्वेद के किस मंडल को कहा जाता है, तो 9वें मंडल को कहा जाता है। ऋषि कन्याओं की जानकारी हमें किस मंडल में मिलती है, तो 8वें मंडल में मिलती है। सबसे पुराने मंडल इनमें से कौन से माने जाते हैं, तो दूसरे से 7वां माना जाता है, और इसी को हम वंश मंडल, गोत्र मंडल या कुल मंडल के नाम से भी जानते हैं। सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया, तो पहला और 10वां सबसे लास्ट में जोड़ा गया होगा, ये मान्यता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें एक फेमस हमें सूक्त मिलता है जिसको हम बोलते हैं पुरुष सूक्त, जिसको हम बोलते हैं पुरुष सूक्त। और इसमें हमें वर्ल्ड में किसी बुक में सबसे पहले पूरी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, पुरुष सूक्ता में मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने यजुर्वेद है। यजुर्वेद में सबसे पहला जो वर्ड है वो यजु है, और यजु का जो वर्ड मीनिंग होता है वो है यज्ञास, यज्ञास। तो यजुर्वेद का जो वर्ड मीनिंग है वो यज्ञास है। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें कंपाइलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यज्ञास। तो यज्ञ करने के नियम और यज्ञ करने की नियमावली, उसकी जानकारी हमें मिलती है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को कहा जाता है कर्म कांडीय वेद, एक रिचुअल वेद के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जितने भी प्रमुख यज्ञ हैं वो सभी के सभी यजुर्वेद से संबंधित हैं। जैसे आपने सुना होगा चातुर्मास यज्ञ, 10 पूर्णमास यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ, या फिर जो है आपका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो ये ज़्यादातर जो है सभी के सभी जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इस वजह से यजुर्वेद को कर्म कांडीय वेद के नाम से जाना जाता है। और चारों वेदों की एक खास बात है कि चारों वेदों के मंत्रों को जब यज्ञ में बोला जाता था तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के पुरोहित भी होते थे। तो ऋग्वेद का जो प्रमुख पुरोहित था उसे हम होत्रा बोलते हैं, होत्र या होता ऋषि बोलते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों को जब यज्ञ में बोला जाता तो किस पुरोहित के द्वारा बोला जाता, होत्र के द्वारा बोला जाता था। और जब हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के मंत्रों को बोलने वाला अध्वर्यु होता था, अध्वर्यु। और जब हम सामवेद की बात करें तो सामवेद के मंत्रों को उद्गाता नाम का पुरोहित यज्ञों में गाता था। और अथर्ववेद की बात करें तो ब्रह्मा नाम का पुरोहित यज्ञ में गाता था। इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद से रिलेटेड होता, यजुर्वेद से संबंधित अध्वर्यु, और सामवेद से संबंधित उद्गाता, और अथर्ववेद से संबंधित ब्रह्मा। आगे आप देख सकते हो कि यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 पार्ट्स में बांटा गया है यजुर्वेद को। और इसकी जो है टोटल 5 ब्रांचेस हैं, जैसे कि काठक, कपिस्थल, मैत्रायनी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। तो काठक, कपिस्थल, मैत्रायनी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी संहिता किस वेद से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यजुर्वेद की 5 ब्रांचेस हैं, जिसको कहा गया है काठक, कपिस्थल, मैत्रायनी, तैत्तिरीय और इसके अलावा वाजस्नेयी। इससे आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद का जो मेजर उपनिषद है वो कठ उपनिषद है। इसके अलावा ईशोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, मैत्रायनी उपनिषद है यजुर्वेद का। और खास बात है कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोस और वर्स दोनों में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद, सामवेद का सबसे पहला जो वर्ड है वो साम के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्ड मीनिंग होता है सॉन्ग, जिसका वर्ड मीनिंग होता है लिटरली वो होता है सॉन्ग। और सामवेद जो है पूरा का पूरा पद्य में लिखा गया है, इस वजह से काव्य शैली में है सामवेद। और इसके मंत्रों को यज्ञ में बोला नहीं जाता था, गाया जाता था।
और इसका जो पुरोहित था यज्ञ में गाने वाला वो उद्गाता के नाम से जाना जाता है, जो हमने पीछे भी किया है, तो ये रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। तो ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्भव कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका सोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे सामवेद, क्योंकि सामवेद पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत म्यूजिक की हमें जानकारी मिलती है। और सामवेद का मेन उपनिषद जो है वो छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद है, मेन उपनिषद, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। चौथा वेद जो काफ़ी बाद में लिखा गया था, जिसको शुरुआत में वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया था, काफ़ी बाद में जाकर इसको वैदिक साहित्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 20 चैप्टर इसमें हमें मिलते हैं, 6000 इसमें मंत्राज हैं। और ख़ास बात है कि इसमें आर्यों के साथ साथ नॉन आर्यंस के थॉट्स की भी हमें जानकारी मिलती है अथर्ववेद में, और इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, आयुर्वेद, इन सभी की जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। और इसमें हमें जानकारी मिलती है कि परीक्षित जो है इसे कुरुओं का राजा बताया गया है अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अलावा इसमें हमें लेटर वैदिक पीरियड की बहुत सी जानकारी मिलती है। और ब्रह्मा जो है इसका पुरोहित था, जब यज्ञ में इसके मंत्र बोले जाते थे तो ब्रह्मा नाम का पुरोहित बोलता था। इस वजह से इस वेद को हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है अथर्ववेद। आगे आ जाते हैं हम ब्राह्मण टेक्स्ट के ऊपर, ब्राह्मण साहित्य के ऊपर, यानी ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर। तो चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। वैसे यजुर्वेद के आपको देखना पड़ेगा, शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पंचविश ब्राह्मण है, जिसको हम तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। और अथर्ववेदा जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेद गूढ़ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तो सबसे पहले इसकी जो व्याख्या की गई तो ब्राह्मण ग्रंथों में की गई थी। इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं उपनिषद की तरफ, आरण्यक की तरफ। तो यह है ब्राह्मण ग्रंथ हो गया आपका। इससे आगे है आरण्यक ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य हमारा हो गया, उससे आगे है आरण्यक ग्रंथ। आरण्य का मतलब है जंगल, और जंगलों में रहकर, वनों में रहकर ऋषियों ने जब वैदिक साहित्य को थोड़ा और व्याख्या और एक्सप्लेन किया तो वो आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। और आरण्य ग्रंथों की संख्या टोटल 7 है, टोटल 7 है। और कौन कौन से? ऐत्रेय है, शांखायन है, जिसको हम कौशिकी के नाम से भी जानते हैं, कौशिकी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय, शांखायन, या जिसको हम कौशिकी के नाम से जानते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायनी ब्राह्मण, माध्यनंदिन ब्राह्मण, वृहदारण्यक ब्राह्मण, ब्राह्मण बोल रहा हूँ बार बार, आरण्यक। तो ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायनी आरण्यक, माध्यनंदिन आरण्यक, वृहदारण्यक, तल्वकर आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। टोटल 7 आरण्यक हैं। और जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया ऋषियों के द्वारा वैदिक साहित्य को, तो वो कहलाता है उपनिषद। उप का मतलब है पास में, नियर, और निष्ठ का मतलब है बैठना। तो जब ऋषियों और शिष्यों ने पास में बैठकर वैदिक साहित्य की गूढ़ बातों के ऊपर डिस्कशन किया, काफ़ी डीप में चले गए, तो उसे हम बोलते हैं उपनिषद। टोटल उपनिषदों की संख्या 103 है, 108 है, और जिसमें से ऑथेंटिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत उपनिषदों से मानी जाती है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेदों का अंत हो गया, यानी लास्ट साहित्य, इसलिए इसको वेदांत भी बोल दिया जाता है, वेदांत दर्शन भी बोल दिया जाता है। और ख़ास बात है कि जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन म्यूज़िक की शुरुआत, भारतीय संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम बोलते हैं सामवेद से हुई। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि भारतीय दर्शन की शुरुआत, फिलॉसफी की शुरुआत जो है वो उपनिषदों से हुई है। तो इसको वेदांत भी कहा जाता है। तो उसका कारण है कि ये लास्ट रहस्यात्मक बातें, गूढ़ बातें,
जानकारी देते हैं हमें वैदिक साहित्य की। इसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, इन सभी के ऊपर चर्चा की गई है और आत्मा परमात्मा के बीच में किस प्रकार का संबंध है, आत्मा अजर है, अमर है, परमात्मा में मिल सकती है, मोक्ष की अवधारणा, रहस्यवादी बातें, ये सभी जानकारी हमें मिलती है, कर्म सिद्धांत, ये सभी जानकारी मिलती है हमें उपनिषदों में। और उपनिषद जो है टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 12 ऑथेंटिक उपनिषद माने जाते हैं। कौन कौन से 12 ऑथेंटिक उपनिषद माने जाते हैं तो आपके सामने है। सबसे पहले इसमें ईश उपनिषद, ईश उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, चौथा है प्रश्न उपनिषद, पांचवा है मुंडक उपनिषद और उससे मिलता जुलता नाम है छठा मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेयी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये 12 उपनिषद जो है ऑथेंटिक उपनिषद माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने है वेदांग। वैसे देखा जाए तो वैदिक साहित्य उपनिषद के साथ में खत्म हो जाता है, लेकिन वैदिक साहित्य को सही टाइम में पढ़ना, वैदिक साहित्य के शब्दों का सही अर्थ समझना, वैदिक साहित्य के मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करना और वैदिक साहित्य जो है इसको किस टाइम में किस मुहूर्त में पढ़ना, उससे संबंधित जो इसके सहायक ग्रंथ हैं उनको भी ब्राह्मण साहित्य में शामिल किया जाता है। तो आपके सामने वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 वेदांग है और वो 6 कौन कौन से हैं। एक तो शिक्षा है, यहाँ पर उसका ट्रांसलेट वर्ड एजुकेशन मिल रहा है लेकिन उसको एज इट इज हमें शिक्षा ही बोलना पड़ेगा। कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। टोटल 6 वेदांग हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के ऊपर। शिक्षा सबसे पहला वेदांग है, यानी इसमें हमें प्योर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक वॉवेल्स मिलते हैं। यानी वो कौन सा वेदांग है जिससे हमें वैदिक साहित्य में के अंदर जो मंत्र है उसका सही उच्चारण किया जा जाए, प्रोनाउंसिएशन किया जाए, तो हमें जानकारी मिलती है शिक्षा से। और सबसे पुराना प्रोनाउंसिएशन के ऊपर यानी फोनेटिक के ऊपर लिखा गया ग्रंथ जो है वो प्रतिशाख्य है। प्रतिशाख्य है सबसे पहला ग्रंथ जो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर यानी फोनेटिक के ऊपर लिखा गया है, वो है प्रतिशाख्य। इससे आगे आ जाते हैं हम कल्प के ऊपर। कल्प 3 पार्ट में बटा हुआ है और इसको हम सूत्र साहित्य भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रह सूत्र, श्रोत्र सूत्र और शुल्ब सूत्र। 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है कल्प को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस मिलते हैं हमें इस चीज़ के, यज्ञों के, वेदों के हमें रूल्स और रेगुलेशन मिलते हैं कल्प में। इससे आगे आ जाते हैं ग्रामर के ऊपर, व्याकरण के ऊपर। तो ग्रामर में जो है हमें रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेम्स एंड मेटल्स, यूज ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी वेदों के अंदर व्याकरण की पोजीशन कैसी है उसके लिए व्याकरण का ऑथेंटिक काम है। और व्याकरण के ऊपर सबसे पुरानी बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। सबसे पुरानी बुक लिखी गई है जिसको हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं जिसको हम पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सबसे पुरानी पुस्तक है। और ये सभी वेदांग के पार्ट हैं। इससे आगे आ जाते हैं हम निरुक्त के ऊपर। और निरुक्त जो है ये हमें वर्ड मीनिंग की जानकारी देता है और वेद के मंत्रों के शब्दों का सही अर्थ क्या होगा ये जानकारी हमें निरुक्त प्रदान करता है। और इसके ऊपर सबसे पुरानी बुक जो लिखी है वो यास्क ऋषि के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यास्क ऋषि के द्वारा लिखी गई है। इससे आगे आ जाते हैं हम छंद के ऊपर। तो आपने देखा था कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और सामवेद जो है प्योर पद्य में लिखा गया है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जब वेदों के मंत्रों को गाया जाता तो किस प्रकार से गाया जाए, तो इसके लिए इसमें छंद की व्यवस्था की गई है। और लास्ट है आपका ज्योतिष, यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस समय होना चाहिए,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस मुहूर्त में होना चाहिए, इसके लिए ज्योतिष संबंधित है। और ज्योतिष से रिलेटेड सबसे पुराने ग्रंथों में बृहद संहिता, लघु जातिका, सूर्य सिद्धांत, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, बहुत सी बुक्स भरी पड़ी है और ये सभी के सभी वेदांग के पार्ट माने जाते हैं। शिक्षा, कल्प, इसके अलावा व्याकरण, निरुक्त और इसके अलावा आपका छंद और ज्योतिष, ये सभी के सभी वेदांग के पार्ट हैं। इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे आपके सामने है उपवेद। चारों वेदों के उपवेद हैं और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आयुर्वेद जो है मेडिसिन से रिलेटेड, ये ऋग्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद कहा जाता है किसको, म्यूजिक से रिलेटेड है तो डेफिनेटली सामवेद के लिए कहा जाता है। और धनुर्वेदा जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है और आपका शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है अथर्ववेद को। तो आपको ये चारों के चारों ध्यान में रखने पड़ेंगे, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। सीक्वेंस में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के तौर पर ये चारों उपवेद हैं वेदों के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं षड दर्शन की तरफ। षड दर्शन की तरफ 6 दर्शनों की मान्यता है वैदिक साहित्य में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से देखे होंगे आपने, बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी एग्जाम से पूछे गए हैं और इसके अलावा जो है अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लिया गया न्याय दर्शन किससे संबंधित है, आपको पता है गौतम ऋषि से संबंधित है, या आपसे पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन इनमें से किससे संबंधित है, तो आपको पता है कनाद, उलूक कनाद से संबंधित है। या क्वेश्चन पूछा गया है, एक लिस्ट दे दी गई, दूसरी लिस्ट दे दी गई, आपस में आपको मैच करना है। एक तरफ जो है उसके फाउंडर हैं, दूसरी तरफ जो है दर्शन है, आपस में आपको मैच करना है। मैच करने के बाद में जो कोड दिए गए उसमें से आपको आंसर टिक करना है। तो षड दर्शन, 6 दर्शनों की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने सांख्य दर्शन है और कपिल मुनि जिसके फाउंडर हैं और इसकी फेमस बुक जो है वो है सांख्य सूत्र के नाम से। तो सांख्य सूत्र कपिल मुनि से संबंधित है और सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है, उसके फाउंडर हैं। सेकंड है योग दर्शन, पतंजलि, आपको नाम ही पता है, बाबा रामदेव का आश्रम पतंजलि योगा से रिलेटेड है। तो पतंजलि जिन्होंने सबसे पुरानी बुक लिखी है इसके ऊपर, जिसे हम योग सूत्रा के नाम से जानते हैं, तो योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है और योग सूत्र फेमस बुक है पतंजलि यानी योग सूत्र से संबंधित, योग दर्शन से संबंधित। इससे आगे आ जाते हैं न्याय दर्शन की तरफ। न्याय दर्शन गौतम ऋषि से संबंधित है और न्याय सूत्र फेमस टेक्स्ट है, फेमस बुक है न्याय से संबंधित। चलिए चौथा दर्शन देख लेते हैं जो कि परमाणु विद्या से संबंधित है, एटॉमिक स्टडी से संबंधित है, जिसको हम वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। और उलूक कनाद या जिसको हम सिर्फ कनाद ऋषि बोलते हैं वो इसके फाउंडर हैं। और वैशेषिक सूत्र जो है इसकी फेमस बुक है, इसका फेमस टेक्स्ट जो है वो वैशेषिक सूत्र के नाम से काफ़ी फेमस है। इससे आगे मीमांसा है जिसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के तौर पर। उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मीमांसा जिसके फाउंडर है जैमिनीय ऋषि और उत्तर मीमांसा जिसके फाउंडर है बादरायन ऋषि। और पूर्व मीमांसा सूत्र पूर्व मीमांसा का टेक्स्ट है और उत्तर मीमांसा का टेक्स्ट है ब्रह्म सूत्र या फिर जिसको हम बोलते हैं वेदांत। वेदांत या ब्रह्म सूत्र जो है उत्तर मीमांसा का ऑथेंटिक टेक्स्ट यानी बुक माना जाता है। तो षड दर्शन में आपको शांखाय, आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके फाउंडर ध्यान रखना है आपको और इनके फेमस टेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वैदिक लिटरेचर के बाद में ऋग्वैदिक पीरियड की शुरुआत हो जाती है। यानी इनका सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, किस एरिया में भारत में रहते थे, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऋग्वेद जो है इसका ओनली सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से हमें आर्यों के शुरुआती भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और वो भी डायरेक्ट नहीं मिलती। यानी ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख है, जिन पर्वतों का उल्लेख है या किसी समुद्र का उल्लेख है, जिस जिसका उल्लेख है, जिस जिसकी उनको जानकारी थी, उस आधार पर हमने उसके भौगोलिक क्षेत्र पर बांटा गया है उसको। तो ऋग्वेद में रिवर्स, माउंटेन्स, ओशन की जो जानकारी मिलती है उसी से ही हमें
आइडिया ऑफ ज्योग्राफी मिलती है ऋग्वैदिक आर्यंस की। और खास बात है कि पूरे ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख मिलता है और हमने देखा है कि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिनमें से एक नदी सूक्त है जिसमें नदियों की जानकारी मिलती है और उस नदी सूक्त में हमें 21 नदियों की जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद में 40 नदियों की जानकारी मिलती है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों की जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे ईस्ट में जो नदी रही थी जिसकी जानकारी मिलती है हमें गंगा नदी की जानकारी मिलती है, और सबसे वेस्ट वाली जो नदी है वो है कुभा नदी, जिसकी हमें सबसे वेस्ट वाली नदी की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनका जो एरिया है उसे कहा जाता है सप्त सिंधु लैंड। सप्त सिंधु लैंड का मतलब है कि इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो हो गया इसमें, और इसके अलावा प्लस सरस्वती रिवर। तो इन एरिया को हम बोलते हैं सप्त सिंधु लैंड, और ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान माना जाता है, इनका ज्योग्राफिकल रीजन माना जाता है, एरिया माना जाता है सप्त सिंधु लैंड। इसको हम देख लेते हैं मैप में। तो सप्त सिंधु लैंड, ये सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है और इसकी ये सहायक नदियां आपको दिखाई दे रही है। ये सहायक नदियां हैं इसकी सभी की सभी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, इधर वाली नदी। तो इस एरिया से लेकर इस एरिया के बीच में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान था। इस वजह से इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से इसको हम जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा मोस्ट मेंशन्ड जो रिवर है, यानी जिस नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, तो वो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा मोस्ट मेंशन्ड रिवर इनमें से कौन सी है, तो हम बोल सकते हैं सिंधु यानी इंडस रिवर है। और इसके अलावा मोस्ट पायोस रिवर जो है, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। और इंडस रिवर जो है सबसे मोस्ट मेंशन्ड रिवर है ऋग्वेद की। तो ये आर्यों का भौगोलिक स्थान था जहाँ पर भारत में ये रहते थे। आगे बढ़ेंगे, इससे आगे है आपके सामने दासराज युद्ध, द बैटल ऑफ दासराज। काफ़ी फेमस है ये, ऋग्वेद में दासराज यज्ञ का उल्लेख है। ऋग्वेद के जो लोग थे, आर्यंस थे, वो कबीलों में बटे हुए थे जिसको जन के नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार से 5 जनों का उल्लेख है, और जिनमें सबसे फेमस जन जो है वो भरत जन माना जाता है। सबसे फेमस जन जो है वो भरत जन माना जाता है। और भरत जन का जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था, और विश्वामित्र की जगह पर आने वाले टाइम में वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था भरत जन का। इस बात से विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 5 आर्य राजाओं और 5 नॉन आर्य राजाओं को इकट्ठा करके 10 राजाओं को इकट्ठा किया और भरत जन के खिलाफ युद्ध हुआ। यानी भरत जन जो है उसका शासक किंग जो है उस समय सुदास नाम का किंग था, सुदास नाम का किंग था। और 10 राजाओं के साथ में सुदास का युद्ध हुआ। कौन सी नदी के तट पर हुआ, तो वो हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे आजकल हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। पुरुषनी नदी या जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर युद्ध हुआ था 10 राजाओं का, जिसको हम दाशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी 10 राजाओं का युद्ध या दाशराग युद्ध इसको हम बोल सकते हैं। विश्वामित्र ने 5 नॉन आर्यंस को और 5 आर्यंस कबीलों को इकट्ठा करके भरत जन के साथ में युद्ध करवाया था, जिस समय भरत जन का शासक सुदास था, और उसने 10 के 10 राजाओं के यूनियन को पराजित कर दिया पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर। तो ये काफ़ी फेमस है। और जो बाकी जो पराजित होने वाले कबीले थे, जन थे, उनमें से पुरु कबीला काफ़ी फेमस हुआ था। आने वाले टाइम में भरत और पुरु इनके बीच में काफ़ी फ्रेंडशिप हो जाती है, और बाद में मिलकर जो है दोनों के दोनों कुरु के नाम से जाने गए। बाद में दोनों के दोनों कुरु के नाम से जाने गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं।
रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक, ऋग्वेद में बहुत सी नदियों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ ये प्रमुख नदियां हैं और इनको ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं और या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने की जगह पर आपका लिस्ट वाइज पूछे जाते हैं। 2 लिस्ट दे दी गई, आपस में उसको मैच करना और कोड के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। तो सबसे पहले आपके सामने सिंधु रिवर, सिंधु रिवर को किस नाम से पुकारा गया है ऋग्वेद में? तो इसको सिंध नदी या इंडस के नाम से हम पुकारते हैं, यानी आजकल के टाइम में इसको सिंधु को इंडस के नाम से हम पुकारते हैं। वितस्ता नदी जो है काफ़ी फेमस है, जिसे हम झेलम रिवर के नाम से पुकारते हैं आजकल। और अस्किनी आजकल कहलाती है ये चिनाब नदी, अस्किनी चिनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी जिसको आजकल हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। पुरुषी नदी अभी हमने देखा था जहाँ पर दाश राज्य युद्ध हुआ था, तो रावी नदी से संबंधित है पुरुषी नदी। और शतुद्री नदी ये भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी इंडस रिवर की, जिसे हम सतलुज के नाम से जानते हैं। तो ये पांचों जो है प्रेजेंट में इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर से सहायक नदियां हैं। तो ये प्रेजेंट में झेलम जिसको पहले वितस्ता कहा गया है, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, पुरुषनी रावी, शतुद्री सतलुज के नाम से जानी जाती है। और सरस्वती नदी जो है इसको हम सरसुतु के नाम से जानते हैं प्रेजेंट में। आजकल ये लुप्त है, अंडरग्राउंड है ये माना जाता है। दृष्टवंती नदी जिसको आजकल हम घग्गर रिवर के नाम से जानते हैं, दृष्टवंती को। कुभा जो है इसे कुरमू के नाम से, कुभा यानी इसको काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, सॉरी। सुवस्तु नदी को स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। कुरमू नदी को कुभा के नाम से, सॉरी, कुरमू नदी को कुर्म नदी के नाम से जाना जाता है। और गोमल नदी को गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही गंडक नदी को हम सदानरा नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने पॉलिटिकल सिस्टम है, बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। किस टाइप की राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में? तो ऋग्वैदिक काल में समाज की जो इकाइयाँ थी, यूनिट्स जो थी, उनमें सबसे छोटी यूनिट कुल थी, यानी परिवार था। यानी आज भी समाज में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? परिवार है। बहुत से परिवारों को मिलाकर जो है आजकल गांव बनता है, बहुत से गांवों को मिलाकर आजकल जो है प्रखंड बनता है, बहुत से प्रखंडों को मिलाकर आजकल जिला बनता है, बहुत से जिलों को मिलाकर आजकल राज्य बनता है, बहुत से राज्यों को मिलाकर आजकल देश बनता है, राष्ट्र बनता है। तो ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? तो सबसे छोटी इकाई आज की तरह ही कुल यानी परिवार थी। और कुल का जो हेड था, मुखिया था, वो कौन कहलाता था? वो कुलप कहलाता था, कुल का मुखिया। और बहुत से कुलों को, परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। और ग्राम का जो प्रमुख था, हेड जो होता था, वो ग्रामनी के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। और बहुत से गांवों को मिलाकर विश बनता था। और विश जो है उसे हम ग्रुप ऑफ विलेज के नाम से जानते हैं। और विश का जो प्रमुख था वो विशपति के नाम से जाना जाता था। और बहुत से विश को मिलाकर एक जन यानी कबीला बनता था। और जन के प्रमुख को जनपति के नाम से पुकारा जाता था। और बहुत से जन को मिलाकर राष्ट्र बनता था, देश बनता था। और राष्ट्र का प्रमुख जो है राजन या गोपति या गोप्ता के नाम से पुकारा जाता था राष्ट्र के प्रमुख को। तो ये आपको ध्यान होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजा का पद जो है हेरेडिटरी था, वंशानुगत था, यानी राजा का पुत्र ही आगे राजा बनेगा, उसका पुत्र ही आगे राजा बनेगा, इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन आवश्यक पड़ने पर इलेक्शन भी होता था, चुना भी जाता था। किसके द्वारा चुना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख संस्थाएं हैं जिसे कहा जाता है सभा, समिति, विदत, गण। इस प्रकार की संस्थाओं का ऋग्वेद में उल्लेख है। और जिनमें से समिति नाम की जो संस्था होती थी वो राजा को चुनती थी या फिर राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी। अगर जो राजा का पद बहुत ज़्यादा निरंकुश है, राजा बहुत ज़्यादा निरंकुशपूर्ण काम करता था, तो उसकी निरंकुशता पर कंट्रोल करने के लिए समिति नाम की संस्था होती थी।
और राजा को सलाह देने के लिए सभा नाम की एक संस्था होती थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सिटीजन होते थे जो राजा को सलाह देते थे। और विदत जो है आम लोगों की संस्था थी, विदत आम लोगों की संस्था थी, क्योंकि विदत ऋग्वैदिक काल में सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन माने जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार इसके बारे में उल्लेख मिलता है। 122 बार, सबसे ज़्यादा बार इन संस्थाओं में से विदत का उल्लेख हुआ है, जो राजा को जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती थी आम लोगों की उसके बारे में जानकारी देती थी। और गण जो है ये भी एक प्रकार की साधारण संस्था होती थी। ऋग्वैदिक संस्थाओं में से इनमें से किस में महिलाएं भी भाग ले सकती थी, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सभा और विदत, इनमें फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख संस्था विदत थी, ऋग्वैदिक कालीन सबसे पॉपुलर संस्था वो भी विदत थी। ऋग्वैदिक काल में वो संस्था जो राजा को सलाह देती थी वो सभा थी। ऋग्वैदिक काल में वो संस्था जो राजा के ऊपर कंट्रोल रखती थी तो वो समिति थी। चलिए आगे बढ़ेंगे इससे आगे आपके सामने सोसाइटी है। ऋग्वैदिक टाइम में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी वो देख लेते हैं, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सोसाइटी हम देख लेते हैं। सोसाइटी में सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपने देखा था एक पुरुष सुक्ता था, और उस पुरुष सुक्ता में हमें सबसे पहली बार समाज 4 पार्ट से बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी जानकारी में मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन जो चारों वर्ण हैं वो जन्म पर आधारित नहीं थे, बाय बर्थ वो जो है नहीं थे, सिर्फ इंडिविजुअल प्रोफेशन पर आधारित थे, व्यक्तिगत जो किसी का पेशा होता उस पर आधारित थे। यानी जो समाज में शिक्षक होता था, यानी जो समाज में शिक्षक होता था या समाज में जो पुरोहित होता था वो ब्राह्मण कहलाता था। और अगर जो कोई राजा होता था या राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होता था या फिर सैनिक होता था वो क्षत्रिय कहलाता था। और जो व्यापारी होता था, किसी प्रकार का बिजनेसमैन होता था, वो वैश्य कहलाता था। और जो सेवक होता था या तीनों वर्णों की सेवा करने वाला होता था वो शूद्र कहलाता था। अब ब्राह्मण जो है उसका पुत्र आने वाले टाइम में, उसका बेटा आने वाले टाइम में सैनिक बन जाए तो फिर वो क्षत्रिय कहलाता था। अगर जो शूद्र है, सेवक है, उसका पुत्र आने वाले टाइम में मेहनत करके टीचर बन जाए, शिक्षक बन जाए तो फिर ब्राह्मण कहलाता था। यानी आजकल ब्राह्मण जो है, जाति जो है, व्यवस्था जो है, उसका पुत्र आगे ब्राह्मण ही माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बाय बर्थ नहीं थी, कर्म पर आधारित थी, इंडिविजुअल प्रोफेशन पर आधारित थी ऋग्वैदिक समाज के चारों वर्ण। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में हम देखेंगे लेटर वैदिक एज में 600 बिफोर क्राइस्ट तक आते आते ये पूरी की पूरी संस्थाएं, यानी जो पूरे वर्ण जो है वो जन्म पर आधारित हो गए, और उसके बाद में इसमें भी बहुत सी जातियां बन गई और उन जातियों की भी आगे बहुत सी उपजातियां बन गई। लेकिन जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था पूरी की पूरी कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आगे हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक लोग जो है मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। यानी उनका जो खाना था उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे पनीर, दही, दूध, छाछ, लस्सी, ये सभी के सभी इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया ऋग्वैदिक काल में। और उस आधार पर भी गंगानाथ झा ने जो है इसको ब्रह्म ऋषि देश से संबंधित माना है, जहाँ पर आज भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इससे आगे अघन्य शब्द का उल्लेख हुआ है गाय के लिए, कि गाय को काटा नहीं जा सकता था, गाय की हत्या नहीं की जा सकती थी, अघन्य यानी जिसको मारा नहीं जा सकता था। और ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का साधन गाय थी, यानी जिसके पास में ज़्यादा गाय थी वो उतना ही धनी व्यक्ति माना जाता था। इसलिए ऋग्वेद में किसी धनी व्यक्ति को गोपति के नाम से पुकारा गया है, किसी धनी व्यक्ति को गोपति के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वैदिक काल के ड्रिंक्स की जानकारी मिलती है जिसमें सूरा और सोम का उल्लेख मिलता है। और वेल्थ जो है काउ से संबंधित थी, क्योंकि संपत्ति का साधन गाय से संबंधित थी। समाज में विनिमय का साधन, एक्सचेंज का साधन गाय थी। यानी आप समाज बाजार में कोई सामान खरीदने गए हो तो आप गाय के बदले खरीदोगे, एक गाय के बदले आपको ये मिल गया, 2 गाय के बदले आपको ये मिल गया, इस प्रकार की व्यवस्था थी। यानी एक्सचेंज का साधन गाय थी। इसका मतलब आज भी अगर जो गाय एक्सचेंज का साधन होती
तो आप अगर जो किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने गए हो, वहाँ पर आपको फीस प्रोवाइड करनी है, तो आप उतनी गाय दोगे। तो आप ये देख सकते हो कि ऋग्वैदिक काल में गाय संपत्ति का साधन थी, गाय एक्सचेंज का साधन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। इस वजह से हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऑक्यूपेशनल और इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन पर आधारित थी, और चाइल्ड मैरिज जो है ये प्रचलन में नहीं थे ऋग्वैदिक काल में। नियोग सिस्टम प्रचलन में था, विधवा विवाह आपका प्रचलन में था, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, और एक व्यक्ति एक ही विवाह करता था। इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल में। और प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय सन, यानी प्रॉपर्टी जो है आगे पुत्र को ही स्थानांतरित की जाती थी, जैसे आजकल भी व्यवस्था है। नियोग सिस्टम जो है, अगर जो किसी का पति की डेथ हो गई तो अपने देवर से विवाह कर लेती थी। इस प्रकार की व्यवस्था को नियोग प्रथा कहा गया है ऋग्वैदिक समाज में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने है रिलीजन। तो ऋग्वैदिक काल का जो रिलीजन है वो भौतिक सुविधाओं पर आधारित है, यानी पर्यावरण का, क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का जो भी पक्ष उनको लाभ पहुंचाता था उसको देवता के तौर पर देखा गया है ऋग्वैदिक काल में। इस वजह से कहा गया है कि गॉड्स वॉरशिप्ड आर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। तो नेचर का यानी पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का जो भी पक्ष आर्यों को लाभ देता था, प्रॉफिट देता था, उसी को देवता मान लेते थे। इस आधार पर ऋग्वेद में हमें कितने गॉड का, लगभग 33 गॉडों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसको हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 कैटेगरीज में पार्ट देते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पृथ्वी स्थान, दूसरा है अंतरिक्ष स्थान, और तीसरा है ध्यो स्थान वाला हिस्सा। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो पहला कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी स्थान, जिसमें से देवता है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स, इनको देवता माना गया है। दूसरा है एरियल यानी अंतरिक्ष से संबंधित देवता, जिसमें इंद्र को माना गया है, रुद्र को माना गया है, वायु को माना गया है, पर्जन्य को माना गया है। और सेलेस्टियल जो है ध्यो स्थान, आकाशीय देवता, उसमें ध्यो है, सूर्य है। सूर्य को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से इसके फॉर्म है सूर्या, सावित्री, मित्र, कुशन और विष्णु। इसके अलावा वरुण, अदिति, उषा, अश्विन, ये आकाशीय देवता थे। इन कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष के कौन से देवता थे, पृथ्वी के कौन से देवता थे और आकाशीय देवता कौन से थे। इन कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए। और ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है उसमें सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख हुआ है, और इसे वर्षा का देवता माना गया है, और इसको पुरंदर के नाम से पुकारा गया है इंद्र को। और उसी आधार पर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण जो है आर्यों को माना था, क्योंकि पुरंदर के नाम पर। इसके अलावा अग्नि देवता है, 200 बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, दूसरा प्रमुख देवता है। तीसरा प्रमुख देवता है वरुण देवता, जिसे ऋतस्य गोप्ता के नाम से पुकारा गया है ऋग्वेद में, यानी ऋतुओं का नियामक के तौर पर देखा गया है वरुण को। 30 बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इससे आगे देख लेते हैं सूर्य, और हमने देखा है कि सूर्य को 5 फॉर्म्स में बांटा गया है, और 5 फॉर्म्स कौन सी है? ये है सूर्य, सावित्री, और सावित्री जो है सन ऑफ गॉड, जिसे हम बोल सकते हैं गॉड ऑफ सन। तो सावित्री जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता यानी सवित्र को ही समर्पित है। मित्र, पुष्ण, विष्णु, ये सूर्य से संबंधित 5 फॉर्म्स हैं। रुद्रा पशुओं का देवता माना गया है, जिसे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता माना गया है। ध्यो देवता जो सबसे पुराना देवता है और जिसे सभी प्रमुख देवताओं का गॉड माना गया है, ध्यो देवता। यम जो है गॉड ऑफ डेथ यानी मृत्यु का देवता माना गया है। अश्विन हो गया हेल्थ का देवता माना गया, जिसको हम नासत्य के नाम से भी जानते हैं। अदिति जो है देवताओं की माता के तौर पर देखी गई है, और सिंधु को नदी देवता के तौर पर माना गया है। तो ये ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता है, जिनमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण है सीक्वेंस में। बाकी जो है सूर्य से संबंधित देवता हो गए, पशुओं का देवता हो गया, सबसे पुराना देवता ध्योस हो गया, मृत्यु का देवता यम हो गया, अश्विन हेल्थ का देवता हो गया, अदिति देवताओं की माता, और सिंधु जो है नदी देवता के तौर पर माना जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी। तो ऋग्वैदिक काल समाज जो है पूरा का पूरा पशुपालक समाज था और ग्रामीण सभ्यता थी। कृषि की संपूर्ण जानकारी थी ऋग्वैदिक कालीन लोगों को, लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपने पालन पोषण के लिए ही, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही कृषि का उत्पादन किया है। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं किया, अधिशेष उत्पादन नहीं किया। और हम ये देखते हैं कि उनको मनी और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें। वो केवल और केवल अपने भरण पोषण के लिए ही इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे। हालांकि हमें वेरियस प्रोफेशनल्स की जानकारी मिलती है, कारपेंटर की जानकारी मिलती है, स्मिथ्स की जानकारी मिलती है, टैनर्स की जानकारी मिलती है, वेवर्स की जानकारी मिलती है, पोर्टर्स की जानकारी मिलती है, ग्राइंडर्स की जानकारी मिलती है। और ऋग्वैदिक समाज को हम ऑकर कलर्ड पोट्री वाला समाज मानते हैं, यानी गेरू वर्णीय मर्द भांड वाला हिस्सा मानते हैं। यानी जिस प्रकार के बर्तन इन्होंने यूज़ किए, पोट्री जो यूज़ किए, उसको हम बोलते हैं गेरू वर्णीय, यानी ओकर कलर्ड पोट्री, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में। इस प्रकार की इनकी इकोनॉमिक स्थिति थी। इससे आगे हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये, और काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा अदरवाइज़ ये। तो सबसे पहले आप कर लीजिए ऋग्वैदिक एज, जिसमें हम पूरा वैदिक लिटरेचर हमने किया है। इसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम देखा हमने, इकोनॉमिक सिस्टम देखा है, सोशल लाइफ देखी हमने ऋग्वैदिक समाज की। इससे आगे अगला टॉपिक जो है आपका होगा लेटर वैदिक एज। तब तक के लिए जुड़े रहिए DLH के साथ।